नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो आज का सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है कंक्रीट के संगठक, यानी कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। तो हम जानते हैं कि जो कंक्रीट होता है वह कौन कौन से पदार्थों से मिलकर के बना होता है। वह बंधक पदार्थ होता है, फिर एग्रीगेट होता है, पानी होता है, फिर उसके बाद एडमिक्सचर से मिलकर के हमारा जो पूरा एक कंक्रीट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। हम सोच रहे हैं कि ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो कंक्रीट है बंधक पदार्थ में हमने पढ़ा था कि जो बंधक पदार्थ होते हैं, जैसे पहले चूना प्रयोग होता था, मिट्टी प्रयोग होते थे बंधक के रूप में, लेकिन आज जो बड़े पैमाने पर जो प्रयोग होता है तो वो सीमेंट होता है। तो हम इस वीडियो में सीमेंट के बारे में, सीमेंट कैसे निर्माण होता है, सीमेंट में कौन कौन से पदार्थ घटक होते हैं, उनके कार्य क्या हैं, इन सब के बारे में, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सीमेंट कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस जो चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप लोग जो है कि इसको क्रम से देखते रहिए। हमारा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रदान करना और अच्छे तरीके से प्रदान करना। आप लोग सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो यहाँ पर अब देखिएगा कि जो बंधक पदार्थ के रूप में हमने क्या लिया, सीमेंट लिया हुआ है। तो सीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सीमेंट का निर्माण है, सीमेंट में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो सीमेंट में सबसे पहले सबसे अधिक जो मात्रा होती है, जो चूना में पदार्थ होती है, उसकी अधिकता होती है, यानी कैल्केरियस मटेरियल्स की जो इसमें प्रमुख पदार्थ होता है, इसकी 65% होती है सीमेंट में। और जो मृतिका होती है, ठीक है, यानी आर्जिलिशियस मटेरियल, इसकी 35% होती है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो सीमेंट है वह कंक्रीट में क्या योगदान करता है, यानी कि सीमेंट का कंक्रीट में क्या योगदान है। तो यह क्या करता है, सीमेंट पहली बार तो जितने भी पदार्थ हैं उनको बांधने का काम करता है। जब एक दूसरे में सभी बंधेंगे तो क्या होगा, सामर्थ्य, उसमें स्ट्रेंथ आएगी। तो इस प्रकार से जो सीमेंट होता है वह क्या करता है, वह सामर्थ्य और बंधुकता यानी बंधकता प्रदान करता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम सीमेंट के इतिहास के बारे में जानें कि सीमेंट का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, तो कैसे उत्पत्ति हुई सीमेंट की। तो यहाँ पर वर्तमान सीमेंट का परिचय 1824 में जोसेफ एस्पडीन ने दिया था। ठीक है, ये इंग्लैंड के एक जो है कि राजमिस्त्री थे, उन्होंने ही इसका खोज किया 1824 में। सीमेंट का अगर हम बात करें व्यावसायिक उत्पादन, सर्वप्रथम 1852 में जर्मनी में हुआ था। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्यावसायिक तौर पर जो उत्पादन हुआ सीमेंट का, वह जर्मनी में 1852 में हुआ। अगर हम बात करें भारत में 1913 में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है उसका उत्पादन भारत में कब से स्टार्ट हुआ, 1913 में। इसको पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में एक स्थान है पोर्टलैंड, वहाँ पर क्या है, पत्थर का खदान है पोर्टलैंड में। तो देखते हैं कि जब सीमेंट जो है कि जम करके कठोर बनता है तो एक पत्थर की भांति बन जाता है। ठीक है, और उसका रंग जो होता है भूरा रंग का हो जाता है। तो ऐसा ही रंग जो पोर्टलैंड में एक स्थान है, यानी इंग्लैंड में एक स्थान है पोर्टलैंड, वहाँ के पत्थरों जैसा हो जाता है। तो इसलिए हम जो सीमेंट प्रयोग करते हैं, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, OPC, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसका रंग पोर्टलैंड में जो खदान में पत्थर है उसके रंग के जैसा होने के कारण। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सीमेंट के इतिहास के बारे में जाना। अब आइए हम जानते हैं कि जो सीमेंट होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कैसे उसका निर्माण का प्रोसेस है। एक कंपनी में एक कैसे हम सीमेंट का निर्माण करते हैं उसके बारे में जानते हैं।
तो जो सीमेंट निर्माण की यानी मैन्युफैक्चर ऑफ ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो इसका निर्माण दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है गीला प्रोसेस यानी गीली प्रक्रिया यानी वेट प्रोसेस, दूसरा है सूखी प्रक्रिया ड्राई प्रोसेस। तो जो सीमेंट अच्छी गुणवत्ता का प्राप्त होता है वह वेट प्रोसेस से यानी गीली विधि से जो सीमेंट प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। अब कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो सीमेंट का निर्माण होता है वह दो प्रकार के पदार्थों से यानी चूनामय पदार्थ और मृतिकामय पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम लाते हैं, जा क्रशर होता है, क्योंकि ये पहले क्या होंगे, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होंगे, ठीक है। अब इनको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनाया जाएगा। फिर इसको हम क्या करते हैं, वाश मिल में लाते हैं। कहाँ पर लाते हैं, वाश मिल में लाते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसका हम स्लरी बनाते हैं, ठीक है, घोल बनाते हैं। घोल बनाने के बाद तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीमेंट के निर्माण में स्लरी बनाने का काम हो गया। कहाँ पर, पहले उसको लाते हैं, जा क्रशर में तोड़ते हैं, जा क्रशर में तोड़ने के बाद उसको वाश मिल में क्या करते हैं, धो करके अच्छे से उसका क्या करते हैं, स्लरी बनाते हैं, घोल बनाते हैं। अब जब स्लरी बन गया, ठीक है, स्लरी घोल बन गया, गीला हो गया, अब उसको क्या करते हैं, ऐसे करने से क्या होता है कि जो जितने भी जो चूनामय पदार्थ और मृतिकामय पदार्थ आपस में एक दूसरे से घुल जाते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, चूँकि वह घोल के रूप में होता है, गीला होता है, तो उसको हम लाते हैं कहाँ पर, दूसरा विधि है, दूसरा प्रोसेस है, स्टेप 2 में क्या करते हैं, क्लिंकर बनाने का काम करते हैं। तो वाश मिल से जो घोल बना होता है उसको हम कहाँ पर लाते हैं, उसको हम लाते हैं घूर्णी भट्ठी में, ठीक है, रोटरी क्लीन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो घूर्णी भट्ठी होता है यहाँ पर हम क्लिंकर बनाते हैं। क्लिंकर क्या होता है, 5 mm से 10 mm, ठीक है, 10 mm का छोटा छोटा जो है कि टुकड़ा बनाते हैं। तो क्लिंकर यहाँ पर जो घूर्णी भट्टी में टेम्परेचर होता है वह होता है आपका 250 अंश सेल्सियस से 1700 अंश सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। यहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर 5 mm से 10 mm का क्लिंकर बनाते हैं। तो वो क्या होता है कि बहुत यानी कि आग की जो है कि लाल रंग का हो जाता है बहुत अधिक टेम्परेचर पर होने के बाद क्या करते हैं, इसको घूर्णी भट्ठी में क्लिंकर बन जाता है। क्लिंकर बनने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको कूलर में भेज देते हैं जहाँ पर थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद क्या करते हैं, हम इसकी पिसाई, थर्ड स्टेप क्या है, इसकी पिसाई करते हैं। पिसाई में 2 मिल का प्रयोग करते हैं, 2 चक्कियों का प्रयोग करते हैं। तो पहला मोटा जो है कि पिसाई के लिए हम क्या करते हैं, बॉल मिल का प्रयोग करते हैं, और तीसरा यानी कि उसके एकदम महीन जो है कि पिसाई के लिए हम ट्यूब मिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाल मिल किसके, मोटी मिल जो है कि पिसाई के लिए, और ट्यूब मिल जो होता है वह महीन पिसाई के लिए किया जाता है। तो जब पिसाई हम करते हैं तो इसी समय हम क्या करते हैं कि जिप्सम मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम, जिससे कि जो आरंभिक जमाव काल है वह बढ़ जाए, जिससे कि हम अपने, क्योंकि सीमेंट में अगर हम जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो जल्द ही क्या हो जाएगा, जमने लगेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि काम करने में समय लगता है। जैसे पानी मिलाने के बाद अगर हम उसको जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल होता है वह 30 मिनट का होता है, उसके बाद वो जमने लगेगा। क्योंकि जो कार्य होता है घंटों तक चलता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिप्सम को मिला देते हैं ताकि जो कार्य जो आरंभिक जमाव काल है वह बढ़ जाए। तो इस प्रकार से हम महीन पिसाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका फिर पैकिंग करते हैं 50 किलो के बैग में, यानी कि इस प्रकार से फिर इसका निर्यात किया जाता है और वो मार्केट में लाया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, पहला क्या करते हैं, स्लरी बनाते हैं, दूसरा क्लिंकर बनाते हैं, तीसरा फिर क्या करते हैं, पिसाई करने के बाद उसको हम उसी समय जिप्सम मिला करके फिर उसको पैकिंग के लिए भेज देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस था। अब आइए हम देखते हैं कि जो सीमेंट होता है, ठीक है, सीमेंट में कौन कौन से एक घटक होते हैं उसको हम लोग देते हैं। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है,
इसको एक बार दो बार आप लोग याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा इसमें पदार्थ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CO। ये कितना होता है, 60 से 65% जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फिर सिलिका इसमें 17 से 25% होता है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि सिलिका की परसेंटेज कितनी होती है, तो देखिएगा यहाँ पर C है सिलिका और यहाँ पर 17 है, तो स से यह भी शुरू है, स से यह भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं सिलिका 17 से 25% तक होता है। फिर एल्यूमिना है, ठीक है, एल्यूमिना कितना होता है, 3 से 8% तक होता है। फिर कैल्शियम सल्फेट, इसको हम जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, जिप्सम कब मिलाते हैं, जिप्सम जब पिसाई करते हैं उसी समय मिलाते हैं। तो जिप्सम का जो परसेंटेज होता है वह 3 से 5% होता है। फिर इसके बाद आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है, 0.5 से 6% तक होती है। फिर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 0.1 से 4% तक होती है। फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 1% से 2% तक होती है। फिर क्षारी जो पदार्थ होते हैं, एल्कलीज होते हैं, उनकी परसेंटेज 0.5 से 1% तक होती है। तो इस प्रकार से हमने सीमेंट के घटक को देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए जितने भी हम सीमेंट के घटक पढ़ें उनके कार्य को समझ लेते हैं। तो पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, 60 से 65% होती है। तो इसका कार्य क्या है सीमेंट में, इसका सबसे पहला काम है, यह बंधक का काम करता है, यानी सभी को बंधक बांधता है, के साथ साथ यह क्या करता है, सीमेंट में सामर्थ्य को भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, यह बांधने का और सामर्थ्य प्रदान करने का काम करता है। निस्तापन के समय यह सिलिका व एल्यूमिना से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट व एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, जैसे यह निस्तापन होता है, निस्तापन कहाँ पर होता है, निस्तापन होता है इसका जब रोटरी किल्न में जाता है, तो जब क्लिंकर बनता है तो उस समय निस्तापन होता है। तो क्लिंकर जब बनता है तो उस समय कौन कौन सा पदार्थ बनता है, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यह किससे क्रिया करता है, यह जब सिलिका से क्रिया करता है, यानी SiO2 ये क्रिया जब करेगा सिलिका से तो यह बनाता है डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी CaO। ठीक है, फिर SiO2, इसको ये डाई कैल्शियम सिलिकेट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसको शॉर्ट में हम C2S बोलते हैं। इस प्रकार से डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब और क्या बनाता है, यह ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी बनाता है। ठीक है, यह ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी बनाता है, CaO SiO2। ठीक है, C3S से इसको प्रदर्शित करते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और ये क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। जब यह एल्यूमिना से क्रिया करता है, ठीक है, तो यह क्या बनाता है, यह ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, तो CaO प्लस Al2O3 जब यह क्रिया करता है तो यह ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, इसको हम C3A इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जब यह क्या करता है, जब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया करता है किससे, जब यह क्रिया करता है आयरन ऑक्साइड से। ठीक है, आयरन ऑक्साइड से और एल्यूमिना के साथ, तीनों एक साथ जब निस्तापन के समय क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो यह Fe2O3, तो यह बनाते हैं यानी कि 4, यहाँ पर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार से हम देखें कि जब निस्तापन होता है जब रोटरी किल्न में, तो यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल बनते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ये क्या है, टेट्रा
एल्यूमिनेट फेराइट। इस प्रकार से यह क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। यही क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है, ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं बोगो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बोगो कंपाउंड। यह जितनी भी हैं एक रासायनिक क्रिया में यही जो सीमेंट के अगर प्रमुख जो रिएक्शन के बाद निर्माण होता है, जो पदार्थ निर्माण होते हैं, ये जो यही क्या करते हैं, सभी सीमेंट में जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं यही सीमेंट में उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब ये तो रहा कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, अब हम बात करें अगर सिलिका का, कि सिलिका सीमेंट में क्या कार्य करता है, तो यह सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है। सिलिका क्या करता है, सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है। और क्या होता है, अधिक सिलिका से सीमेंट शीघ्र कठोर हो जाता है। यानी कि अगर हम सीमेंट में सिलिका की मात्रा अगर अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीमेंट शीघ्र ही क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है एल्यूमिना। एल्यूमिना का कार्य क्या है, यह सीमेंट को शीघ्र जमने, ठीक है, यह क्या करता है, शीघ्र जमने देता है, की शक्ति देता है। अब देखिए, जमने और कठोर होने में दोनों में अंतर है। कठोर का मतलब है कि उसमें सामर्थ्य आ जाएगा। ठीक है, उसमें बल ग्रहण करने की क्षमता होगी। लेकिन जमने का मतलब होता है कि वह अपनी सुगठ्यता को छोड़ करके वह धीरे धीरे क्या होगा कि उसमें जब पानी वाष्पीकृत होगा तो वो जमने लगेगा। ये नहीं है कि जम गया तो उसमें सामर्थ्य आ जाए, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमें कठोरी सीमेंट, शीघ्र कठोर, यानी ऐसा सीमेंट चाहिए जो शीघ्र कठोर हो जाए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सिलिका की मात्रा बढ़ा देते हैं। अगर हमें ऐसा सीमेंट चाहिए, शीघ्र जमने वाला सीमेंट चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं कि एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देते हैं। अगर हम जिप्सम की बात करें, कैल्शियम सल्फेट की बात करें, यह क्या करता है, यह सीमेंट के आरंभिक जमाव काल को बढ़ा देता है। क्योंकि सीमेंट में पानी मिलाने के बाद तुरंत अभिक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसका हस्तन, कुटाई, इन सब करने में समय लगता है। तो हम इसके आरंभिक काल को बढ़ाने के लिए 3 से 5% हम क्या मिलाते हैं, जिप्सम की मात्रा मिला देते हैं। ठीक है, फिर आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड यह सीमेंट को भूरा रंग, कठोरता व सामर्थ्य प्रदान करता है। और यह कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर के क्या बनाता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट बनाता है। ठीक है, फिर अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, MgO की बात करें, तो यह सीमेंट को कठोरता व सामर्थ्य प्रदान करता है। ठीक है, फिर सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। यह क्या करता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड यह सीमेंट को निर्दोषता, साउंडनेस प्रदान करता है। अभी हम इसके बारे में, साउंडनेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इतना इस समय याद रखिएगा कि जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड है वह क्या करता है, निर्दोषता यानी साउंडनेस प्रदान करता है। फिर क्षार एल्कलीज है, यह क्या करता है, जब निस्थापन होता है तो बहुत मात्रा में इसका क्षार का जो मात्रा है वह वाष्पीकृत होता है, तो निकल जाता है, तो अधिक क्षार सीमेंट में उत्फूलन, इफ्लोरेंस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सीमेंट में के जो घटक हैं उनकी मात्रा को देखा और उनके कार्यों को हमने देखा। दोस्तों, अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अब आइए हम लोग सीमेंट के टेस्ट को देखते हैं। दोस्तों, सीमेंट का टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो आप जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको यह भविष्य में काम देने वाला है। ठीक है, तो सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसको हम देखते हैं। तो पहला लेबोरेटरी टेस्ट होता है, यानी कि प्रयोगशाला परीक्षण, और दूसरा होता है फील्ड टेस्ट, यानी कि जो स्थलीय परीक्षण जहाँ पर सीधे वर्क होता है वहाँ पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट के अंतर्गत हम निकालते हैं कि कैल्शियम, सिलिका, एल्यूमिना, इन सब की मात्रा कितनी होती है। तो इसको हमने पहले ही देख लिया कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर फाइनेस टेस्ट करते हैं, फिर कंसिस्टेंसी टेस्ट,
चौथा है साउंडनेस टेस्ट करते हैं हम सीमेंट का। सेटिंग टाइम जो है कि टेस्ट करते हैं, इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम 2 टेस्ट करते हैं। फिर छठा है स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम लेबोरेटरी में जो सीमेंट का कितना टेस्ट करते हैं, 6 टेस्ट करते हैं। अब आइए 6 टेस्ट को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे सूक्ष्मता परीक्षण, ठीक है, यानी फाइननेस टेस्ट हम किस प्रकार से करते हैं। तो यह परीक्षण सीमेंट की पिसाई का यानी महीनपन कितना महीन है स्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कि जितना देखिए जो सीमेंट की महीनता पर ही क्या करता है कि हाइड्रेशन की क्रिया यानी जितनी भी रासायनिक क्रिया है सूक्ष्मता पर भी निर्भर करती है। जितना महीन सीमेंट रहेगा वह उतनी ही जल्दी सीमेंट जो है कि पानी के साथ क्रिया करेगा और उतनी ही जल्दी वह क्या करेगा, सामर्थ्य ग्रहण करेगा। और जो महीन जो सीमेंट होता है वह क्या होता है, उस अधिक क्षेत्रफल को कवर करता है। अगर मोटा जो है कि सीमेंट रहेगा, मोटी पिसाई रहेगी, तो उससे क्या होगा कि पानी की मात्रा अधिक लगती है और सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, घट जाती है। तो इसलिए सूक्ष्मता परीक्षण भी करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो सीमेंट की जो पिसाई हुई है वह महीन हुई है कि नहीं हुई है। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्मता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो सूक्ष्मता परीक्षण कैसे किया जाता है, चालनी विश्लेषण द्वारा, सिव एनालिसिस, यानी चालनी ले लेते हैं हम, उसमें क्या करते हैं 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, ठीक है। 100 ग्राम सीमेंट ले करके हम क्या करते हैं IS चालनी 90 माइक्रोन वाली हम ले लेते हैं, यानी चालनी नंबर 9 ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम चालनी में 100 ग्राम सीमेंट को रख लेते हैं। रखने के बाद 15 मिनट तक क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं। जैसे आप देखे होंगे आटा को क्या करते हैं, चालनी में ले करके उसको हिलाते हैं, तो क्या होता है जो एक निश्चित माप से कण छोटा होता है तो वो चालनी से नीचे आ जाता है और बड़ा जो रहता है वह ऊपर ही रुक जाता है। तो इसी प्रकार से चालनी में हम क्या करते हैं 100 ग्राम सीमेंट को रख लेते हैं और उसको 15 मिनट तक क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं। फिर और तो कितना हम कब कहेंगे कि यह सीमेंट जो है कि महीन पीसा गया है, अगर अवशेष 10% से अधिक नहीं होता है तो वह जो सीमेंट होता है महीन पीसा जाता है। यानी कि 100 ग्राम अगर सीमेंट है तो उसमें अगर 10 ग्राम से कम यानी 8 ग्राम 7 ग्राम अगर अवशेष मिल रहे हैं तो वह महीन पीसा हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सूक्ष्मता परीक्षण करते हैं। अगर हम बात करें सीमेंट के जो कण होते हैं, सीमेंट के कणों की साइज़ कितनी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमेंट के कणों की जो साइज होती है वह 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन तक होती है। तो इस प्रकार से इसको आप नोट बनाते चलिएगा, लर्न करते चलिएगा। अब दूसरे परीक्षण की बात करते हैं सघनता परीक्षण, यानी कंसिस्टेंसी टेस्ट। सघनता परीक्षण में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, सघनता परीक्षण क्यों किया जाता है, जैसे हम पानी अगर बना रहे हैं, मसाला मोर्टार बना रहे हैं, अगर हम पानी अधिक मिला देंगे तो पानी और सीमेंट का एक निश्चित रेशियो होना चाहिए। अगर अधिक पानी हो जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर पानी कम हो जाएगा तब भी इसकी स्ट्रेंथ पर प्रभाव पड़ता है। तो एक निश्चित मात्रा निर्धारित की गई है कि अगर इतना सीमेंट है तो तुम्हें इतना पानी होनी चाहिए। तो पानी की आवश्यक मात्रा ज्ञात करने के लिए कि हमें कितना पानी मिलाना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सघनता परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। कोई भी टेस्ट हो, यानी कि इसके बाद जैसे कि अगर हमें करना हो साउंडनेस टेस्ट करना हो, सेटिंग टाइम टेस्ट करना हो, ठीक है, जितने भी अगर इसके बाद टेस्ट करेंगे तो सभी टेस्टों को करने से पहले सबसे पहले हम सघनता परीक्षण करते हैं, उसी के बाद ही हम कोई भी परीक्षण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले यानी कि इन सब से परीक्षण करने से पहले कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी यानी जल की मात्रा हम निकालने के बाद ही तब हम इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं, परीक्षण करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि यह जो परीक्षण होता है विकाट उपकरण द्वारा, आप अगर लैब में गए होंगे तो विकाट उपकरण देखे होंगे, ठीक है, से किया जाता है।
और इसमें क्या करते हैं, जैसे विकट उपकरण देखे होंगे तो माइक्रोस्कोप की तरह होता है थोड़ा, यानी कि उसमें क्या होता है कि लेंस ये सब नहीं लगा होता है, लेकिन आप देखे होंगे तो उसी टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सांचा होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे सांचा होता है उसकी साइज क्या होती है, डाया होता है 80 mm का इस प्रकार से, और इसकी हाइट जो होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, 400 ग्राम क्या करते हैं, सीमेंट लेते हैं, ठीक है। और इस जो भी हम सीमेंट लेंगे, जो भी सीमेंट की मात्रा लेंगे उसके भार के अनुसार हम 25% जल ले लेंगे, ठीक है। कितना, भार का 25% हम क्या करेंगे, जल ले लेंगे, यानी कि 100 ग्राम के लगभग जल आएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 40 mm और ये डाया कितना है 80 mm का है। इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट को भर देते हैं, ठीक है। भरने के बाद ये नीचे क्या होता है, नीचे आपका ये इस प्रकार से नीचे प्लेट लगा होता है, ये दोनों तरफ से क्या होता है, ओपन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट को भर देते हैं। सीमेंट भरने के बाद फिर क्या करते हैं, एक प्लंजर होता है। प्लंजर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। प्लंजर कुछ इस प्रकार से होता है, अगर आप लैब में गए होंगे तो देखे होंगे, तो प्लंजर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो प्लंजर की जो डाया होता है यह 10 mm होता है, और जो हाइट होती है यह कितनी होती है, 50 mm होती है। प्लंजर है। अब प्लंजर को क्या करते हैं, इसी पर रख देते हैं, ठीक है। प्लंजर इसी पर रख देते हैं। तो प्लंजर जब रखते हैं तो हम देखते हैं कि अब यह प्लंजर कितना अंदर जाना चाहिए, कम से कम 33 से 35 mm अंदर जाना चाहिए। अगर 33 से, जिस पानी की मात्रा पर यह प्लंजर 33 से 35 mm नीचे चला जा रहा है तो समझिए कि जो जल की मात्रा है वह सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। फिर हम भिन्न भिन्न पानी की मात्रा को अलग अलग करके हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम टेस्ट करते रहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है वह विकट उपकरण के प्लंजर द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। प्लंजर द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो सामान्य मानक पेस्ट के लिए जो पानी की मात्रा होती है वह 25 से 30% पर्याप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सघनता परीक्षण देखा और सूक्ष्मता परीक्षण को देखा। अब आइए हम लोग साउंडनेस टेस्ट को देखते हैं, निर्दोषता परीक्षण को देखते हैं कि निर्दोषता परीक्षण क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जब सीमेंट का, यानी सीमेंट में पानी मिलाया जाता है, ठीक है, पानी मिला करके उसका पेस्ट बनाया जाता है, तो उसमें मैग्नीशियम होते हैं, जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। तो जब ये पानी के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, इसमें प्रसार होने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रसार की मात्रा को हम निश्चित करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रकार से हम निर्दोषता परीक्षण करते हैं। तो इस टेस्ट द्वारा सीमेंट में विद्यमान मुक्त अवस्था में चूना का पता लगाते हैं। किसकी पता लगाते हैं कि कोई भी जो चूना, जो इस क्योंकि जो कैल्केरियस मटेरियल इसमें होता है, तो चूने की जो मुक्त अवस्था में होती है उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण ली चैटलियर उपकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक ली चैटलियर वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है, ठीक है। तो यह परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ली चैटलियर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ली चैटलियर एपरेटस द्वारा किया जाता है। तो कैसे करते हैं इसका, ली चैटलियर एपरेटस किस प्रकार से होता है, यह एक इस प्रकार से होता है कुछ, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर होता है, और इसमें क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर इस प्रकार से दो सूचक निकले होते हैं, ठीक है। ये सांचा होता है। सांचे में क्या करते हैं, यहाँ सांचे में हम क्या करते हैं कि सांचे में, इसी में हम क्या करते हैं, सीमेंट पेस्ट को क्या करते हैं, भर देते हैं। सीमेंट पेस्ट को भरने के बाद क्या करते हैं, इसको हम पानी में 24 घंटे के लिए रख देते हैं। यानी कि रखने से पहले हम क्या करते हैं, इन सूचकों के बीच में, ये क्या है, ये सूचक हैं, इनके बीच में कुछ दूरी होती है, उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है, कि पहले प्रारंभ में कितनी इन सूचकों के बीच में
दूरी है। अब हम पानी जब मिला देते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर मुक्त अवस्था में चूना रहेगा तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा तो ये जो सूचक होंगे वह दूर जाएंगे। तो इनको 24 घंटे बाद फिर क्या करते हैं, इन सूचकों के बीच का जो दूरी होता है पुनः हम ज्ञात कर लेते हैं। तो साधारण पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसके लिए, यानी ओपीसी का मतलब यहाँ पर है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रसार 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ओपीसी है उसके लिए जो सूचक का जो प्रसार है वह 10 mm से क्या होना चाहिए, इनके बीच की दूरी 10 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके क्या करते हैं, मुक्त अवस्था में चूना की मात्रा हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं साउंडनेस टेस्ट द्वारा। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आपको ये सब ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर अगला हम टेस्ट देखते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट, यानी जमाव काल परीक्षण। तो जमाव काल परीक्षण 2 होते हैं, पहला इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और दूसरा फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो पहले हम देखते हैं प्रारंभिक जमाव काल, ठीक है। प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है, तो अब देखिएगा प्रारंभिक जमाव काल कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसको विकाट उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा, विकाट उपकरण द्वारा। विकाट उपकरण द्वारा हम जो है कि कंसिस्टेंसी सघनता परीक्षण भी किए हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम और जो इनिशियल सेटिंग टाइम तीनों हम क्या करते हैं, विकाट उपकरण द्वारा ही करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान आपको रखना है। तो इसमें कैसे करते हैं, हम प्रतिदर्श लेकर के, सैंपल लेकर के क्या करते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं। पहले सबसे पहले कोई भी टेस्ट करने से पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं, सघनता कंसिस्टेंसी टेस्ट करके हम जल की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है, प्रारंभिक जमाव काल टेस्ट होता है, वह हम किसके द्वारा, जो वर्गाकार सुई होता है उसके द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा विकाट उपकरण है। अगर आप लैब में गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप ज़रूर, अगर लैब आपके कॉलेज में है तो आप लैब ज़रूर अटेंड करें। इससे क्या होगा कि जब तक आप उपकरणों को देखेंगे नहीं तब तक आपका जो डाउट है वह क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप कभी भी, अगर आपके कॉलेज में लैब है, जिस दिन लैब होता है तो आप लैब में ज़रूर जाएं, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि यह वर्गाकार सुई रहता है। अब पेस्ट बना करके हम क्या करते हैं, ये साँचा है, साँचा की जो ऊंचाई है वह 40 mm है और ये 80 mm इसका डाया है। अब हम पेस्ट बना करके इस पर क्या करते हैं, सुई को ला करके छोड़ देते हैं, ठीक है। सुई को ला करके, और यहाँ पर सूचक लगा होता है, नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पानी मिलाने के जो है कि बाद, तुरंत पानी मिलाने से टाइम इसका स्टार्ट हो जाता है। तो हम जब पानी मिलाते हैं तो नोट कर लेते हैं, और इस पर हम क्या करते हैं, इसमें भर करके नीचे क्या होता है, कांच का, यानी कि विदाउट पोरस का हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा प्लेट रख देते हैं जिससे कि अगर इसमें पानी है तो नीचे क्या हुआ, अवशोषित न करे। तो यहाँ पर हम करके रख देते हैं और यहाँ पर फिर हम इसको छोड़ देते हैं। तो अब हम समय नोट करना प्रारंभ करते हैं। अब यह नीडल क्या होगा, क्योंकि यह गीला है तो इसमें नीडल क्या होगा, धंसेगा। तो ये कब तक हम चेक करते हैं, जब अगर इसकी जो यहाँ से 35 mm, क्या 33 से 35 mm जब नीचे आ जाती है तो उस समय को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। कितना, 33 से 35 mm जब नीचे आ जाती है तो उस समय को हम नोट कर लेते हैं। तो वही उसका क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ओपीसी के लिए कितना होता है, वह 30 मिनट होता है, ठीक है। साधारण सीमेंट का जमाव काल कितना होना चाहिए, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के दौरान सीमेंट को हस्तन करना होता है, कुटाई करनी होती है, सारी जो क्रियाएं हैं 30 मिनट के अंदर करनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना चाहिए कि सीमेंट अगर पेस्ट अगर एक बार कहीं पर भी उसको हम रख दिए, ठीक है, प्रयोग कर दिए, तो फिर उसको विचलित नहीं करना चाहिए। इससे उसके स्ट्रेंथ पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब शीघ्र जमने वाला, अब 2 टाइप के सीमेंट होता है, एक तो ओपीसी है और एक शीघ्र जमने वाला सीमेंट होता है। इसके बारे में हम भाई आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए कितना होता है, 5 मिनट होता है, ठीक है। जैसे अगर जो पानी के अंदर जो सीमेंट प्रयोग किए जाते हैं तो वो शीघ्र जमने वाला सीमेंट प्रयोग किया जाता है, 5 मिनट के बाद वो क्या होता है, जमना शुरू कर देता है।
तो ऐसे सीमेंट के लिए 5 मिनट होता है और साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 30 मिनट होता है, ये याद कर लीजिएगा। फिर जो वर्गाकार सुई है, जो सुई होती है वो वर्गाकार होती है। यह कितना होता है, इसका फलक जो होता है 1 mm का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रारंभिक जमाव काल को देखा है। ये जितने भी पॉइंट बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोट बनाते चलिएगा। फिर क्या है अंतिम जमाव काल, यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हम कैसे करते हैं, इसको भी हम विकाट उपकरण द्वारा करते हैं। कोई भी टेस्ट है करने से पहले हम कंसिस्टेंसी टेस्ट यानी सघनता परीक्षण करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें वर्गाकार सुई तो रहता है, इसमें एक कॉलर लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं कॉलर, ठीक है। अब कॉलर लगा देते हैं, इसका 5 mm डाया होता है। तो हम क्या करते हैं, अब पेस्ट बना दिए, पेस्ट बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, जब इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पर यानी कॉलर के साथ लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या करते हैं, अब इस पर हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं कि इसका निशान बन रहा है कि नहीं। अब जब तक हम क्या करते हैं, फिर निशान जब तक चेक करते हैं जब तक कि इस पर निशान न बने, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इस सैंपल को इधर इधर थोड़ा खिसका करके हम चेक करते रहते हैं, एक ही जगह पर नहीं। इसको थोड़ा सांचे को हम क्या करते हैं, इधर उधर खिसकाते रहते हैं। तो तब तक चेक करते हैं जब तक कि इस पर क्या हो, जो सैंपल इस पर निशान न बनता रहे। तो इस प्रकार से जो OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए अंतिम जमाव काल होता है वह कितना होता है, 10 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 घंटे के बाद वह प्रारंभ होना चाहिए। और शीघ्र जमने के लिए वाला जो शीघ्र जमने वाला सीमेंट है उसके लिए जो होता है फाइनल सेटिंग टाइम वह कितना होता है, 30 मिनट तक होता है। तो इस प्रकार से हमने फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम को परीक्षण को देखा। अब आइए हम लोग सामर्थ्य परीक्षण को देखते हैं कि किस प्रकार से हम सीमेंट का सामर्थ्य परीक्षण करते हैं। तो सामर्थ्य परीक्षण हम इसका घन बना करके करते हैं, ठीक है। तो घन की जो साइज होती है वह 70.6 mm की होती है, यानी कि सभी फलक कितने का होता है, 70.6 mm का होता है। और यह जो बनाया जाता है, जो घन बनाया जाता है, क्यूब बनाया जाता है, वह एक संबंधित यानी बालू और सीमेंट यानी सीमेंट और बालू का रेशियो जो होता है वह कितना होता है, 1:3 होता है। और इनकी संख्या कितनी बनाते हैं, 3 बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे सीमेंट बालू का अनुपात मिला करके, पानी मिला करके हम क्या करते हैं कि 6 घन बनाते हैं। घनों की संख्या कितनी होती है, 6 घन बनाते हैं। बना करके हम क्या करते हैं, इसका साँचा होता है उसमें हम बना करके उसको क्या करते हैं, पानी में 24 घंटे के लिए हम इसकी तराई करते हैं। तराई करने के बाद इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद, क्योंकि 6 हमारे पास सैंपल है, 6 घन है, तो 3 दिन के लिए हम 3 सैंपल का प्रयोग करते हैं और 3 सैंपल को हम रहने देते हैं। यानी 3 सैंपल का लेकर के हम 3 दिन बाद जांच करते हैं। तो उनकी सामर्थ्य कितनी आनी चाहिए, 160 kg प्रति सेमी स्क्वायर आनी चाहिए, या फिर 16 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर आनी चाहिए। इसकी जो सामर्थ्य है इतनी आनी चाहिए। अगर अब हमारे पास 3 अभी सैंपल बचे हुए थे, 3 घन बचे हुए थे, तो उसकी हम जांच कितने दिन बाद करेंगे, 7 दिन बाद करेंगे। तो 7 दिन बाद अगर हम जांच करते हैं तो उसकी जो सामर्थ्य है वह 220 kg प्रति सेमी स्क्वायर आनी चाहिए, या 22 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर आनी चाहिए। अगर हम वैसे अगर जो है कि ऐसा ही हम बना करके जो घन है, अगर हम 28 दिन बाद जांच करें तो उसकी सामर्थ्य जो आनी चाहिए 310 kg प्रति सेमी स्क्वायर आनी चाहिए, यानी 31 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि संपीड़न परीक्षण करते हैं। संपीड़न परीक्षण संपीड़न जांच मशीन द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अब आइए टेंसाइल स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ टेस्ट यानी कि तनन सामर्थ्य परीक्षण हम किस प्रकार से इसका करते हैं। इसका हम घन बनाकर करते थे, अब इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, ब्रिकेट बोलते हैं, ठीक है। इसका भी जो सीमेंट और बालू का रेशियो होगा वह एक संबंधित 3 का ही होगा, और ब्रिकेट की संख्या भी क्या होगी, 3 होगी। ब्रिकेट कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि अब टेंसाइल है तो इसको क्या करते हैं, जबड़ा टाइप का होता है, इसको क्या करते हैं, इधर से फंसा देते हैं और इधर से फंसा देते हैं। दोनों को फंसा करके क्या करता है, मशीन द्वारा क्या किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। तो अब किस पर यह टूट जाएगा उसी को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसकी भी संख्या 6 होती है। तो 3 सैंपल का हम क्या करते हैं, 3 दिन बाद जांच करते हैं। तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आनी चाहिए 20 केजी प्रति सेमी स्क्वायर या 2 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होनी चाहिए। अगर 7 दिन बाद हम जांच करते हैं तो 25 केजी प्रति सेमी स्क्वायर या 2.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो टेंसाइल टेस्ट है और कंप्रेसिव टेस्ट है, यानी कि अगर हम सीमेंट की बात करें कि सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है यानी संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है यानी कि तनाव सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछे जो कंक्रीट होता है वह उसकी कौन सी सामर्थ्य अधिक होती है, तो कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है वह संपीड़न सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत कमज़ोर होती है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेंसाइल टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है तो उसका ब्रिकेट बना करके किया जाता है, ठीक है। अब ये सब जितने भी अभी तक हमने पढ़ा ये सब क्या था, लेबोरेटरी टेस्ट थे। अब हम स्थलीय परीक्षण यानी फील्ड टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर आप फील्ड में गए हो तो कैसे आप चेक करेंगे कि जो सीमेंट है वह सही है। तो हम अभी बता रहे हैं आपको, ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि जो सीमेंट है वह सही है या उसमें मिलावट किया गया है। तो सीमेंट का हम स्थलीय परीक्षण कैसे करेंगे इसको आइए हम लोग जानते हैं। तो पहले रंग की बात करते हैं, कैसे हम देख करके पहचानेंगे कि यह जो सीमेंट है वह सही है या नहीं है। तो अगर जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है, यहाँ पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, OPC का मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का रंग होता है जो देखते हैं वह हरा धूसर रंग का होता है, ठीक है। अगर हम महीनपन की बात करें, जैसे आप बैग रखा होता है वहाँ पर, उसमें सीमेंट रखा था, तो उसमें अगर हाथ डाल करके देखेंगे, अगर उसको हाथ में क्या करेंगे ले करके अगर हम उसके इस प्रकार से करेंगे तो अगर उसमें क्या होंगे, कण होंगे, तो वो क्या होंगे कि अगर फिसलन होगा तो वो सही है, नहीं तो अगर कड़दार होंगे तो उसमें क्या होता है, मिलावट हो सकता है, तो वो महीन यानी कि पिसाई नहीं की गई है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। ठंडक, अगर हमें यह चेक करना है कि यह जो सीमेंट है यह पुराना तो नहीं है, एक्सपायरी डेट का तो नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम अगर सही सीमेंट रहेगा उसमें अगर बैग में हाथ डालेंगे उसके, तो हमें ठंडक का महसूस होगा। तो अगर ठंडक महसूस हो रहा है तो वो सीमेंट जो होगा वह सही होगा। अगर हाथ डालने पर, जो सीमेंट का बैग है उसमें हाथ डालने पर अगर उसमें हमें गर्माहट महसूस होती है, गर्म लगता है, तो यानी कि वह एक्सपायरी डेट का हो गया, वह अधिक समय का जो है कि वह सीमेंट रखा गया। तो ऐसे सीमेंट को हमें प्रयोग से बचना चाहिए। अब पानी में जांच, पानी में हम किस प्रकार से जांच कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी लेते हैं और उसमें कुछ जो है कि सीमेंट की मात्रा को क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं। अगर घोलने के बाद सभी सीमेंट क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो वो सीमेंट क्या होता है कि हमारा क्या होता है, अब पानी में मिलाने के बाद उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। हिलाने के बाद अगर देखते हैं अगर सभी जो सीमेंट के कण हैं अगर वह तली में बैठ जाते हैं तो वह सीमेंट सही है। अगर सीमेंट के कुछ पार्टिकल जो है कि अगर ऊपर सतह पर तैरते हुए नज़र आते हैं या ऊपर उसके जम जाते हैं, तो ऐसे जो सीमेंट होते हैं वह सही नहीं होता है, ठीक है। अगर ढेलों की उपस्थिति, अगर सीमेंट में ढेले उपस्थित हैं, ठीक है, तो वह जो है सीमेंट हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अधिक दिनों का जब हो जाता है तो वह जो है कि वातावरण से नमी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है कि वह ढेलों के रूप में बनने लगता है। अब खुरदुरापन, जैसे हम अगर हाथ में ले करके अगर उसको चेक करें, खुरदुरापन महसूस हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि बालू मिला हो। तो ऐसे सीमेंट हमेशा क्या होता है, अगर हाथ से आप उसको ले करके करेंगे तो वो चिकनाहट उसमें होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब चिकनाहट वाली होती है सीमेंट तो वह सही होता है, ठीक है। अगर उसमें जो है कि अगर लेने पर हाथ में क्या है कण का आभास हो रहा है, तो ऐसे जो सीमेंट होते हैं वह क्या होते हैं, उसमें मिलावट की संभावना होती है। अब मिलावट की जांच कैसे करते हैं, मान लीजिए
अब महीन पीसा भी गया हो तो अगर उसमें मिलावट हमें चेक करनी हो तो कैसे करते हैं, हम सीमेंट की कुछ मात्रा लेते हैं, मात्रा को लोहे का कोई धातु का कोई जो है कि प्लेट है उसमें हम क्या करते हैं ले लेते हैं और उसको 20 मिनट तक क्या करते हैं गर्म करते हैं। अगर 20 मिनट गर्म करने पर सीमेंट का रंग बदल जाता है तो ऐसा सीमेंट में मिलावट होती है। तो इस प्रकार से हमने लेबोरेटरी टेस्ट और फील्ड टेस्ट दोनों को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आपको यह जितनी भी है समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। अब आइए हम लोग सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। प्रायः जो अधिक प्रयोग किए जाते हैं वह साधारण पोर्टलैंड सीमेंट ही प्रयोग किए जाते हैं। तो साधारण पोर्टलैंड का प्रयोग कहाँ पर होता है? यह चिनाई, प्लास्टर, टिप कार्य, सादा तथा प्रबलित कार्य जितने भी होते हैं वहाँ पर हम साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग करते हैं। यह कई ग्रेड में मिलता है, जैसे 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। इन ग्रेडों में साधारण पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। तो साधारण पोर्टलैंड के सीमेंट के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो इसका प्रारंभिक जमाव काल होता है 30 मिनट होता है और अंतिम जमाव काल कितना होता है 10 घंटे होता है, ठीक है। और यह 50 kg के बैग में उपलब्ध होता है। तो और इसका जो है कि ग्रेड, अगर 33 ग्रेड की बात करें कि 33 ग्रेड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है तो यह प्लास्टर और संपूर्ति कार्यों के लिए किया जाता है, चिनाई के लिए किया जाता है। और 43 ग्रेड की जो सीमेंट होता है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पूर्व ढलित कार्यों के लिए, जहाँ पर पहले से ढाल करके जो संरचनाएं बनाई जाती हैं जैसे स्लीपर हुआ, ऐसे जगहों पर हम क्या करते हैं 43 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। और 53 ग्रेड की जो कंक्रीट है उसका प्रयोग हम बहुमंजिली इमारतें, पुल और जल भंडारण टैंक के निर्माण के लिए करते हैं। अगर अब बात हम करते हैं शीघ्र कठोरी सीमेंट, यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यानी कि ऐसा सीमेंट जो जिसमें जल मिलाने के बाद बहुत जल्दी से वह क्या होता है कठोर हो जाता है और जल्दी से सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे सीमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यानी शीघ्र कठोरी सीमेंट। तो इसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है कि ऐसे जगह पर हम किया जहाँ पर संरचना पर तुरंत भार पड़ने वाला हो, जैसे कि जैसे सड़क है, पुल है, यातायात हमेशा होता रहता है। तो ऐसे जगह पर जहाँ पर मरम्मत कार्य करने होते हैं और युद्ध के समय कोई भी पुल बनाना हुआ या कोई संरचना बनानी हुई तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, शीघ्र कठोरी सीमेंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस पर तुरंत कुछ घंटे, जैसे कुछ जो साधारण सीमेंट 7 दिन में जो सामर्थ्य ग्रहण करेगा वह है या 3 दिन में ही ग्रहण कर लेता है, 6 घंटे में ही ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से यह क्या होता है कि शीघ्र कठोरी सीमेंट होता है। फिर अगला है शीघ्र जमने वाला सीमेंट, ठीक है, यानी कि रैपिड सेटिंग यानी क्विक सेटिंग सीमेंट, यानी कि जल्दी जमने वाला सीमेंट होता है। यह क्या करता है, जैसे बहते हुए जल के अंदर हमें अगर कोई भी संरचना का निर्माण करना हो तो ऐसे जगहों पर हम क्या करते हैं यानी कि क्विक सेटिंग सीमेंट का प्रयोग करते हैं कि शीघ्र जो है कि जमने लगे। अब अल्प ऊष्मा सीमेंट, ऐसे जगह पर जहाँ लो हीट सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में जहाँ सीमेंट का प्रयोग हो रहा है, जैसे पुल के निर्माण में, बांध के निर्माण में। तो ऐसे जगहों पर सीमेंट की बहुत अधिक मात्रा प्रयोग होती है। जब अधिक मात्रा प्रयोग होगी, अगर साधारण सीमेंट रहेगा तो वहाँ पर जब जलायोजन होगा, जब हाइड्रेशन की क्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा अधिक निकलेगी। जब ऊष्मा अधिक निकलेगी तो संरचना में दरार पड़ने की संभावना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इनके दरारों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कम ऊष्मा वाला यानी लो हीट सीमेंट का प्रयोग करते हैं। और 5वां है सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट, जहाँ पर सल्फेट अटैक की संभावना अधिक होती है। तो ऐसे जगहों पर हम सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे नहरों के स्तरीकरण पर, जल सेतु में, समुद्री संरचनाओं और सीवर में हम क्या करते हैं सल्फर प्रतिरोधी सीमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर धातुमल सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? समुद्री कार्यों के लिए करते हैं। रंगीन सीमेंट, जहाँ पर कि सजावट का कार्य करना हो, जैसे भवनों के टेरेजे फर्शों में देखे होंगे
कई रंग के फर्श बनाए जाते हैं, सीढ़ियों इत्यादि जगहों पर हम क्या करते हैं, रंगीन सीमेंट का प्रयोग करते हैं। उच्च सल्फेट सीमेंट, ठीक है, हाइपर सल्फेट सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, कंक्रीट सतह की दरार भरने के लिए। जहाँ पर देखते हैं कंक्रीट में अगर कहीं पर दरार पड़ जाता है तो उच्च सल्फेट सीमेंट का प्रयोग करने से क्या होता है कि उच्च सल्फेट सीमेंट होता है वह सूखने के बाद इसमें प्रसार होता है, जिसके कारण जो दरारें होती हैं वह भर जाती हैं। अब सफ़ेद सीमेंट का भी यह सजावटी कार्यों के लिए किया जाता है, फर्श में, सीढ़ियों में, जीना में प्रयोग किया जाता है। अब 10वां है उच्च एल्यूमिना सीमेंट। उच्च एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर कि रासायनिक कारखानों के फर्शों में हम क्या करते हैं, इसका उच्च एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग करते हैं। फिर कुछ अन्य टाइप के हैं, जैसे चिनाई सीमेंट हो गया, चिनाई सीमेंट का हम चिनाई के लिए करते हैं। तेल कूपक सीमेंट है, वातित सीमेंट है। फिर इसके बाद धान की भूसी का भी सीमेंट बनाया जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर धान की भूसी का भी सीमेंट बनाया जाता है। फिर जल त्रास सीमेंट है। फिर स्लीपर सीमेंट है। स्लीपर सीमेंट का प्रयोग जैसे रेलवे का जो स्लीपर होता है उसके निर्माण में हम स्लीपर सीमेंट का प्रयोग करते हैं। फिर जल प्रतिरोधी सीमेंट। तो इस प्रकार से हमने सीमेंट के पूरे विस्तृत वर्णन पढ़ा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सके। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।